नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो तबाही का आखिरी अल्टीमेटम। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले ये बता दें। कोरोना शहरों में कोहराम मचाने के बाद अब गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। पिछले साल जब कोविड वायरस ने भारत में घुसपैठ की थी, तभी से इस बात को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा था कि अगर वायरस का तूफान गांव-गांव पहुंच गया तो हालात को संभालना मुश्किल हो सकता है। आज वही हालात बन चुके हैं। हालत यह है कि गांव में भी एम्बुलेंस की हलचल तेज है। हर जगह खौफ का आलम है। ऐसे हालात में अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त नहीं हुए हैं। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कोरोना के कोहराम की हिला देने वाली तस्वीर। सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ चुके सिस्टम का सच देखिए। कन्नौज में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से बेमौत मरे कोविड मरीज। हवा में है दावे, डराने वाली है हकीकत। यूपी के चप्पे चप्पे से एबीपी गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट। कहीं जांच पे आ रही आंच, कहीं मुश्किल से हो रहा इलाज। शहरों के बाद गांव तक पसरा मौत का मातम। महातबाही का आखिरी अल्टीमेटम। आज के हालात में हर आम इंसान की आपस में दर्द की साझेदारी है। किसी को नहीं पता कि वायरस कब उसके दरवाजे पर दस्तक दे दे। किसी को नहीं मालूम कि अगले दिन किस हालात का सामना करना पड़े। ऐसी हालत में ज्यादातर लोगों की उम्मीद सरकारी अस्पतालों पर जाकर टिकती है, लेकिन यहां से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कन्नौज के एक सरकारी अस्पताल में जो हुआ वो पांव तले की जमीन हिलाने वाला है। नोएडा के कोविड अस्पताल से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सरकारी अस्पताल में असहाय, लाचार, मजबूर मरीज की ये दुर्गति देखकर कौन ऊंचे दावों पर भरोसा करेगा? कौन यकीन करेगा कि अस्पताल जान बचाने के लिए है? यहाँ एक एक सांस के लिए तड़पते हुए 4 कोविड मरीजों ने इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन का स्टॉक ही यहाँ खत्म हो गया था। कन्नौज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की तस्वीरें हर आम आदमी को अंदर तक सिहरा देने वाली हैं। यहाँ अपने परिजनों को लेकर आए लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि संक्रमण का इलाज करने वाला यह अस्पताल खुद बदइंतजामी के खतरनाक वायरस की चपेट में है। ये तस्वीर कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई इमरजेंसी वार्ड की है, जहां भर्ती 60 में से 35 मरीज ऑक्सीजन पर थे कि अचानक ऑक्सीजन का स्टॉक ही खत्म हो गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो शुरू में अफसर लीपापोती करते रहे। बाद में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की बात कबूल की। जरा सोचिए, जब एक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोविड मरीज तक के लिए ऑक्सीजन मैसर नहीं, तो फिर बाकी हालात क्या होंगे? क्या यह संभव है कि ऑक्सीजन का स्टॉक अचानक खत्म हो जाए? ऑक्सीजन के स्टॉक का भला अंदाजा क्यों नहीं था? 4 आम लोगों के बेमौत मर जाने का गुनहगार आखिर कौन है? फिलहाल अफसर अपनी गर्दन बचाने में जुटे हैं। 4 मरीजों की दर्दनाक मौत के बाद डीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अपर जिलाधिकारी ने बैठक की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। एबीपी गंगा ने जब इस मुद्दे को शिद्दत से उठाया तो स्थानीय बीजेपी सांसद की पहल पर ऑक्सीजन की 2 खेप इस अस्पताल में पहुंची। 1 खेप रात में आने की बात कही गई। कन्नौज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी इजाजत मिली। सवाल है कि अब तक स्थानीय प्रशासन कर क्या रहा था? जो व्यवस्था जिंदा लोगों को मौत की दहलीज तक पहुंचा दे, आखिर वो मौत के मुंह में फंसे लोगों को कैसे बाहर ला पाएगी?
नहीं, जो अब जानकारी में आया है तुरंत अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। इसके सारा पूरा प्रयास हो रहा है। इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई समय पर नहीं दिया है। तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। एबीपी गंगा ने मंगलवार को यूपी के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। अब देखिए नोएडा के सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल की हालत क्या है। यहाँ एक बीमार शख्स जमीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल भर्ती करने तक को तैयार नहीं। नोएडा के इतने बड़े चमचमाते कोविड अस्पताल में रोगियों को जरूरी एम्बुलेंस तक मैसर नहीं। रो रही इस महिला के पति की इसलिए मौत हो गई क्योंकि समय पर वेंटिलेटर की सुविधा वाली एम्बुलेंस यहां नहीं मिल पाई। डॉक्टरों ने मरीज के हालात बिगड़ने पर किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस ही मंगवाना, लेकिन ये मुमकिन हो नहीं पाया। नतीजा मरीज की मौत हो गई। परिजनों की माने तो जब गंभीर हालत में उनके अपने को यहाँ लाया गया था तो कई घंटे तक अस्पताल के बाहर इंतजार कराया गया। इस बीच हालत लगातार खराब होती चली गई। बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, हल्का सा फीवर था, दिखाए थे कहीं से, वहाँ से दवा ले आए थे तो आराम हो गया था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक मतलब सांस, उसके बाद फिर ले आए हम, पहले ले गए थे सेक्टर 4 में, प्राइवेट था, तो वहाँ एंटीजन से चेक किए तो बोले पॉजिटिव आया है, तो वो लोग नहीं लिए, बोले इनको कहीं और ले जाओ। वहाँ से फिर हम डायरेक्ट यहाँ ले आए, मुझे कोई बताया, यहाँ ले आए तो यहाँ ये लोग देखते ही बोल दिए कि आप यहाँ से ले जाइए, हम यहाँ इनको एडमिट नहीं ले पाएंगे, मेरे पास बेड नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोएडा के इस कोविड अस्पताल में मंगलवार को कोविड जांच घंटों तक अटकी रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वायल किट की किल्लत थी। जांच के लिए जरूरी फॉर्म तक देने को कर्मचारी तैयार नहीं दिखे। फॉर्म खत्म हुआ है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों झूठ बोलेंगे? फॉर्म कैसे खत्म हो जाएगा? अरे तो वायल नहीं है, आ रहा है। एक ही बताइए, अगर फॉर्म भी होगा। ये हाल तब था जबकि यहाँ गिनती के लोग मौजूद थे। इतना बड़ा कोविड अस्पताल, लेकिन हालात ये कि यहाँ ढंग से लोगों की जांच तक नहीं हो पा रही। कर्मचारियों को एतराज इस बात पर भी है कि कैमरे में सच्चाई कैद क्यों कर रहे हो। वीडियो क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहा हूँ कि मैं रिपोर्टर हूँ। नहीं, मोबाइल रखिए। ये क्यों रखते? जरा सोचिए, ऐसी हालत में आखिर कोई आम आदमी क्या भरोसा लेकर सरकारी कोविड अस्पताल में जाएगा। देखने को तो बहुमंजिला इमारतें हर जगह हैं, लेकिन अंदर बदइंतजामी का पाताल लोक दिखता है, जो हर दिन कई जानें निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ में ऑक्सीजन की किस तरह की किल्लत है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज भी ये दूर नहीं हुई है, लोग मुश्किल में हैं। ऑक्सीजन प्लांट के सामने गुहार लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि घर में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है, परिवार के लोग खतरे में हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए विवेक त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ करते नहीं है, और जो मिलने वाली गैस होती है वो भी मिलने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, घर में ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ से लाए? पेशेंट 3 पेशेंट हैं हमारे, जो कि ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत ही डाउन है, 7-8 kg पर चल रहे हैं। सर मेरे फादर मतलब बीमार हैं और 62 हो गया है उनका। क्या उनका ऑक्सीजन लेवल है? 62। अभी सर छोटा सिलेंडर अभी लगा हुआ है, लेकिन वो अगले 4 घंटे और चलेगा, तो उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। अंदर जाके देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों से पैसा ले लेके दूसरे का सिलेंडर भरवा के ब्लैक कर रहे हैं, और जो ज़रूरतमंद है उनको मिल नहीं पा रही है। राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, हालात बहुत नाजुक हैं और हम यहां पर इस समय ऐशबाग के अवध ऑक्सीजन सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां का नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर एकत्र हैं एक सिलेंडर लेने के लिए। ये वो लोग हैं जिनके मरीज घर पर भी आइसोलेशन में हैं और कुछ अस्पताल में भर्ती हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंपनी के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से नोटिस लगा दिया गया है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आपको असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो इस तरह से यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। जितनी भी ऑक्सीजन, जो लिमिटेड ऑक्सीजन का स्टॉक है यहाँ, उससे किसी तरह से लोगों को
प्राणदायक ऑक्सीजन देकर काम चलाया जा रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि लोग यहाँ पर सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और घंटों इंतज़ार कर रहे हैं एक एक सिलेंडर के लिए। अच्छी बात यह है कि अवध ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक निजी कंपनी है, वो हर तरह से सहयोग कर रही है, प्रशासन का भी और अस्पतालों का भी। अस्पतालों में जिस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो रही है, यहाँ पर कुछ सिलेंडर उनको दिए जा रहे हैं, और जो प्राइवेट लोग आ रहे हैं निजी तौर पर, जिनके घर में जिनके मरीज घर पर भर्ती हैं, आइसोलेशन में हैं, उनको भी ऑक्सीजन किसी तरह से मैनेज करके दी जा रही है। इतने हालात ख़राब हैं कि एक एक सिलेंडर के लिए लोग सुबह से शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कोरोना वैक्सीनेशन पर। यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 1 घंटे से ज्यादा चली योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट ने फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है, यानी 1 मई से 18 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन का फैसला है। सक्षम लोगों से निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने की अपील की गई है। अब 3 श्रेणियों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। पहली श्रेणी में डबल डोज की प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरी श्रेणी में 45 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, जबकि तीसरी श्रेणी में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन होगा। और यह भी तय हो गया है कि 18 साल तक के जो युवा हैं उनको फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि अपील जरूर सरकार की तरफ से की गई है कि जो सक्षम लोग हैं वो प्राइवेट में पैसे देकर अपनी जो वैक्सीनेशन है वो करा सकते हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनुभव, ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से, 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीनेशन होगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू होना है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का 1 मई से, उसको लेकर ये मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा सिर्फ इसी बात की रही कि कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो, सबसे उन्होंने पूछा भी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस तरीके से कहा कि पूरे देश में 1 तारीख से 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसको लेकर चर्चा हुई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाएंगे उनको फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। और जो सक्षम लोग हैं उनसे सरकार ये अपील की करेगी कि वो अगर सक्षम है तो निजी अस्पतालों में जाकर भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इस तरह की अपील भी। बिल्कुल अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है और वो ये है कि थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना संकट पर वो कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। रात 8:45 पर ये संबोधन होगा, यानी अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के नाम उनका ये संबोधन, चूंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है और खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो बैठकें कर रहे हैं देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और अब वो देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। 8:45 पर यह संबोधन होगा, अभी तक ऐसी जानकारी मिल रही है। रात 8:45 पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कुछ ही मिनट सब बची हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे। अब क्या बड़ी बातें रहने वाली हैं और प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं संबोधन में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चूंकि इससे पहले जब पीएम ने देश के नाम अपना संबोधन दिया था तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अभी देश पे लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन तब से लेकर अब तक आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि पीएम आज क्या बड़ी बातें कहते हैं। और चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम बताते हैं। मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार पांडे वाराणसी से मेरे साथ हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय मेरे साथ हैं और देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीतीश, आप ही के पास आऊंगी, चूंकि बनारस का हाल बहुत बुरा है, यहाँ पर लगातार केस बढ़ रहे हैं। फिलहाल इंतजामों में कोई सुधार नजर आता है या जस के तस हालात है?
प्राची, अगर बात करें तो बेड जो ऑक्सीजन के बेड हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 2.5 गुना कर दी गई है। आज का ये अपडेट है। बेड की संख्या बढ़ाने से मरीजों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में तैयारियां बड़ी करनी होगी, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है जी। कोविड किसी भी स्तर पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज की अगर बात करूं अस्पतालों की, तो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, आज भी ऑक्सीजन की किल्लत साफ तौर पर दिखाई दी है। लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं है। अगर बेड मिल जाते हैं तो दवाएं की जो उनकी जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नीतीश, यानी अभी भी हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं। ठीक है नीतीश, इस बीच खबर यह है कि प्रधानमंत्री भी देश को संबोधित करने वाले हैं। अजीत, देहरादून की बात कर लूं, मैं उत्तराखंड की बात कर लूं, तो क्या उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से? प्राची, देखिए, जो एक सबसे जो एक ख़राब चीज़ है जो लोगों को झकझोर रही है, लोगों को पीड़ा दे रही है, वो ये है कि जैसे ही कोई एडमिट होने किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी और गैर सरकारी, उसको कहा जाता है पहले आप रिपोर्ट लेकर आइए जी। और रिपोर्ट अगर वो टेस्ट करवाता है उसकी 2 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही, लंबित है। और उस दौरान वो जो उस समय के बीच का जो दरमियान है, वो व्यक्ति कहाँ जाए, अपने घर जाए, कहाँ जाए, या हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल वाले मना करते हैं। तो ये एक बहुत पीड़ादायक बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से, जैसे बेड की संख्या बहुत कम है, ऑक्सीजन का लेवल सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास बहुत है, वेंटिलेटर लगातार कह रहे हैं बहुत है, लेकिन यही मैं दून मेडिकल कॉलेज में देख रहा हूँ सुबह से तमाम सिफारिशें अधिकारियों की, बिल्कुल, यानी देखिए शहर बदल रहे हैं, राज्य बदल रहे हैं, लेकिन इंतजाम नहीं बदल पा रहे हैं, नाकाफी साबित हो रहा है। अजीत, नितिन का रुख करेंगे। नितिन, आगरा की बात करूं तो यहाँ के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आज रात के संबोधन से? देखिए, अगर प्रधानमंत्री से अगर कहा जाए, लोगों को इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ज़बरदस्त लोगों में नाराज़गी है, आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से केसेज इतने ज़्यादा बड़े हैं और प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है इस समय प्रदेश की सरकार से, राज्य और देश की सरकार से। अब देखते हैं कि 8:45 बजे जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। आगरा की बात की जाए, आज भी आगरा में 493 केसेज आए हैं, 3000 एक्टिव केस हैं। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, और शमशान घाट पूरी तरह से फुल पड़े हुए हैं। शमशान घाट में चिता स्थल से जहां गाड़ियों की पार्किंग होती है वहां पार्किंग हो रही है, वहां चिताएं जलाई जा रही हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पहले जैसे हालात हैं, लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस बार जो आगरा के हालात हैं वो देश के तमाम शहरों के हालात हैं। आगरा के जो हालात हैं वो भी इसी तरीके के हैं जैसे बाकी शहरों के हैं। नितिन, और बने रहिए आप सभी हमारे साथ। एक खास मेहमान भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर नीलम मिश्रा, आईएमए अध्यक्ष कानपुर। स्वागत है डॉक्टर नीलम आपका एबीपी गंगा पर। सवाल आपसे भी यही है कि एक डॉक्टर होने के नाते क्या उम्मीद आज प्रधानमंत्री के संबोधन से लगाई जा रही है? क्या बड़े ऐलान संभव हैं और क्या कुछ उम्मीद है जनता को कि ये ऐलान होने चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री से तो हम लोग को उम्मीद लगानी चाहिए, लेकिन जनता होने के नाते हम लोग का भी कुछ कर्तव्य है कि हम लोग भी कुछ अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैं ये देख रही हूँ, अभी भी मैंने तो ऑनलाइन पूरा अपना फ़ोन ऑनलाइन कर रखा है सारे लोगों की सेवा के लिए, और लोगों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। लोग हमको ये बता रहे हैं, साहब 5 दिन से फीवर है, जुकाम है, खांसी है, अब थोड़ी सांस फूल रही है, पूछो आपने कोविड टेस्ट कराया? बोले नहीं। तो मतलब थोड़ी सी जागरूकता लोगों को क्यों ना हम लोग दें टेलीविजन के सहारे या मीडिया के सहारे कि भाई स्लाइट इस समय चूंकि कोरोना का इतना भयंकर प्रकोप है, स्लाइटेस्ट फीवर, कोल्ड और इस टाइप की समस्या में लोग सबसे पहले अपना एंटीजन क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर उसी समय करा के तुरंत उसकी गाइडलाइन वाली दवाइयां ले लें तो शायद इतना भयंकर प्रकोप ना हो। दूसरी बात यह है कि जब वैक्सीनेशन हुआ था तो काफी मतलब कानपुर में तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराए, काफी सारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन पड़े रहे, लोग कराने नहीं आए। 20%, 30% के रेट, 40% के रेट पे वैक्सीनेशन हुआ है। अगर उस समय कुछ लोग करा लेते वैक्सीनेशन तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती है। उतना बुरा हाल नहीं, अगर उनको कोविड होता भी है तो उतनी सीवियरिटी नहीं होती और लंग्स की भी इतनी बुरी हालत नहीं होती है। तो थोड़ा सा जनता को भी थोड़ा सा, जैसे पहले सबने मास्क नहीं लगाया, बिल्कुल फ्री घूमे, ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोगों को जागरूक होना चाहिए डॉक्टर नीलम, और देखिए हम लगातार जागरूक करने की कोशिश कर भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि वो संभल के रहें। लेकिन वो तो अब जागरूक हुए हैं जब सब कुछ हो चुका है, पहले जागरूक नहीं। बिल्कुल, देखिए अभी भी लापरवाही हो रही है और वो लापरवाही सुधरे, यही कोशिश है।
बिल्कुल, देखिए डॉक्टर नीलम, एक सवाल एक और जोड़ रही हूं मैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी जो कदम उठाया जा रहा है, ये कितना बड़ा कदम है कि अब 18 साल से ऊपर तक के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगेगी और उत्तर प्रदेश में फ्री में वैक्सीनेशन लगाई जाएगी 18 साल से ऊपर के लोगों को? अवेलेबिलिटी होगी तो जरूर लगेगी, लेकिन भाई ये डिपेंड्स है कि इतनी जल्दी वैक्सीन आ जाएं और सारे लोगों को लग जाए। इवन दिस विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 months टाइम, और तब तक हमें इस विपदा को किसी न किसी तरह संभालना है। तो इसके लिए तो बस यही है कि हम प्रधानमंत्री का भाषण की तो जरूर हम वेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे यहाँ कुछ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है बट दे आर नॉट यूजिंग इट, पाइप रखे हुए दे आर नॉट यूजिंग इट। तो अभी मैं सीएमओ से अपने यहाँ बात करने जा रही हूँ कि भाई जहाँ भी वेंटिलेटर और पाइप से उनको स्टार्ट कर दें, शुरू क्यों नहीं करने दे रहे, उनको फोर्स करें कि वो लगाएं मरीजों पे, वो रखे क्यों है, खाली लेवल 2 के मरीज ही क्यों ले रहे हैं। फिर हॉस्पिटल्स में भी जैसे पेशेंट को अगर मान लीजिए ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही सिर्फ ऑक्सीजन से, तो उसको उल्टा करके उसको एक स्पेशल प्रकार का मास्क आता है, उसके थ्रू फोर्सफुल अगर ऑक्सीजन दी जाती है तो काफी हद तक बाईपास वेंटिलेटर की समस्या समाप्त हो जाती है जी। और इस स्थिति में डेक्सामेथासोन और ये एनॉक्सापेरिन दे के भी हम काफी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। मैं इसीलिए अभी जब से शाम से सीएमओ साहब के साथ हूँ, लेकिन उनकी मीटिंग डीएम साहब के साथ चल रही है जी। जैसे ही मेरी उनसे से बात होती है, मैं अभी तुरंत यही बात कर रही हूँ कि जिनको भी जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर है ठीक बिल्कुल, यानी देखिए जिन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग परेशान हैं, व्यवस्था दुरुस्त हो, ये बहुत जरूरी है डॉक्टर नीलम। ऐसे वक्त में आप सभी बिल्कुल आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए आज का ये वक्त सिर्फ सवाल उठाने का नहीं है, अगर कहीं कोई गलती है तो उसकी तरफ ध्यान दिलाने के साथ ही ये भी बताना उतना ही जरूरी है कि संकट के इस काल में कहां से उम्मीद बंधती है। लखनऊ में एबीपी गंगा के रिपोर्टर विवेक त्रिपाठी ने एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद की जो आपको प्रेरणा से भर देगी। आप एक नई ऊर्जा से सराबोर दिखेंगे, आपका डर दूर हो जाएगा और दूसरों की मदद करने का हौसला कई गुना बुलंद हो जाएगा। हम आज आपको मिलवा रहे हैं लखनऊ की एक ऐसी महिला से जो हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक बेटी की मां है, पति इंजीनियर है, लेकिन इस वक्त वो पूरा दिन कोविड पॉजिटिव शवों को शमशान तक पहुंचाने में बिताती हैं। नाम है वर्षा वर्मा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भारी वक्त आएगा जब लोग अपनों को ही शवों को छूने से इनकार कर देंगे या ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि वो शव को कंधा नहीं दे पाएंगे। लेकिन लखनऊ की वर्षा वर्मा मिसाल बनकर सामने आई हैं ऐसे शवों को जिनको कोरोना संक्रमण है और उनको कोई छू नहीं रहा है। ऐसे में वर्षा वर्मा उन शवों को अस्पताल से घर या शमशान तक पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रही हैं। हमारे साथ वर्षा वर्मा इस समय मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये अभियान कब से शुरू किया और कैसे चल रहा है। वर्षा, आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप कर रही हैं, कैसे इंस्पायर हुई, कहाँ से आपके दिमाग में आया? सर 4 दिन पहले मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इसी अस्पताल में खोया था और उसके लिए मैं चाह करके भी एम्बुलेंस नहीं करा पाई थी या लाश के वास्ते गाड़ी नहीं करा पाए थे क्योंकि वो बहुत हाई रेट कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में उस समय ये आइडिया आया कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की मदद हो पाए। तो उस समय मुझे ये लगा कि फिर हमने एक गाड़ी हायर की है, ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी खड़ी है, इसको मैंने एक हायर कर रखा है, मैंने एक ड्राइवर हायर कर लिया है। इनको हम पर डे के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं और उसका महीने के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और इससे ये छोटी सी कोशिश रहती है कि अस्पतालों में जो लोगों को गाड़ी नहीं मिल पा रही है समय पे, उनके आंसू सूखने से पहले हम ये सेवा उनको दे पाएँ। और प्रभु ने चाहा तो इस तरह की हम कई गाड़ियाँ अलग अलग अस्पताल में चलवाएंगे। वर्षा, आप ये काम कब से कर रही हैं? इस पैंडेमिक में देखा वैसे तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत काम किया था पूरा कोरोना में पीरियड में, लेकिन ये पर्टिकुलर इस काम को हम पिछले आज चौथा दिन है हमारा। कितनी जो बॉडी है आप यहाँ से अस्पताल से शमशान घाट तक पहुँचा चुकी हैं? अभी इस पैंडेमिक में 22। आप अपने घर के बारे में बताइए, आपके घर में कौन लोग हैं? मेरे हस्बैंड असिस्टेंट इंजीनियर हैं PWD में, मेरी एक बेटी है वो हाई स्कूल में पढ़ती है और मुझे काफ़ी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम यहाँ से संक्रमित होकर के ना चले जाएं घर, जो कि हम ये अपने ये विश के लिए जो हमारा ये काम की ये सेवा भाव है वो हमारे घर को ना इफेक्ट कर जाए, ये टेंशन तो रहती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु इन्हीं कार्यों से हमारे परिवार को सेव करेंगे। क्या आप अपनी तरफ से पैसे भी खर्चा करती हैं अंतिम संस्कार के लिए? जी बिल्कुल। मैं अभी तक लावारिस डेड बॉडीज़ 379 लावारिस डेड बॉडीज़ इस पे काम करते हैं।
तो कर चुके हैं, तो उनमें जो खर्चा आता है वो हम खुद वहन करते हैं। और यहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी किसी परिवार से एक भी रुपए ना लें, हम निःशुल्क सेवा दें, और मैं नहीं ले रही हूँ किसी से। वर्षा, ये जो काम है, ये आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? कितने बजे से आप काम करती हैं और कब तक काम करती हैं? थकने के बाद कोशिश ये होती है कि मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाऊं, तो ताकि सारे घर का काम निपटा सकें। सारे घर का काम निपटाने के बाद में जो पहली कॉल आई होती, कॉल तो सुबह से आ रही होती है, फर्स्ट कॉल, फिर हम इसको बुला लेते हैं कि घर आ जाएं, या यहाँ पे हम लोग मिल लेते हैं। और 9 बजे हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मिल लें, और 9 बजे से कार्य शुरू हो जाता है हमारा निरंतर। तो वाकई वर्षा सभी के लिए प्रेरणा बन रही है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हर कोई एक दूसरे का साथ दे तो पॉजिटिविटी बनी रहती है। 8:45 पर पीएम मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आइए आपको सबसे पहले अब कोरोना अपडेट दे देते हैं कि किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं। देखिए, कोरोना का अपडेट यह है कि 24 घंटे में 29,754 नए केस उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में अगर मौत का आंकड़ा आपके सामने रखें तो 163 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल सक्रिय केस यानी एक्टिव केस की बात करें तो 2,23,544 कुल एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में हालात बुरे बने हुए हैं। 5,014 केस अकेले लखनऊ से सामने आ रहे हैं। बात अगर लखनऊ में मौतों की कर लें तो 24 घंटे में 19 मौत लखनऊ में हो चुकी हैं। लखनऊ में अगर एक्टिव केस आपको बताएं तो 52,376 लखनऊ में एक्टिव केस हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में हालात कैसे बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता रहे हैं। देखिए, 24 घंटे के आंकड़े दे रहे हैं। कानपुर में नए केस हैं 1740, कानपुर में मौत हुई है 28, यानी कानपुर में भी हालात खराब हैं। प्रयागराज में नए केस हैं 2175 और प्रयागराज में जो मौत हुई है वो 13 हैं, यानी यहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वाराणसी की बात कर रहे हैं तो वाराणसी में 1637 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा यहां पर 7 है, यानी 7 लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। मेरठ में नए केस की बात करें तो 1287 नए केस हैं, और बलिया में नए केस की अगर बात करें तो 193 नए केस बलिया से सामने आए हैं। कौशाम्बी में अगर नए केस की बात कर लें हम तो कौशाम्बी में 34 नए केस सामने आए हैं। गोरखपुर में 1067 नए केस सामने आए हैं, जबकि गोरखपुर में मौत 3 अभी तक हो चुकी है, यानी 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा हमने आपको बताया, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं और किस तरीके से लोगों को संभल जाने की जरूरत है। लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी अजीत, और उत्तराखंड के लिहाज से भी मैं समझना चाहूंगी कि वहां पर जो हालात हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं और उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि छोटा सा राज्य है और वहां पर भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्राची, देखिए, जैसा अभी मैंने बताया था कि 3000 से ज़्यादा केस आज उत्तराखंड में आए हैं, और पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे उत्तराखंड के एक दिन में जो कोरोना के नए मरीज आने के, वो उत्तराखंड अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है जी। और आज भी 999 केस अकेले राजधानी देहरादून से है, और राजधानी की हालत इतनी ख़राब बनी हुई है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोगों की सिफारिश करानी पड़ रही है। किसी कोरोना मरीज को भर्ती कराने के लिए तमाम तरह की सिफारिशें और तमाम तरह के संसाधन आपको जुटाने पड़ रहे हैं जी। और एक जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि एक अजीब तरह की परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो गई है। वो जाते हैं तो हॉस्पिटल कहते हैं RT-PCR जाँच लाइए, RT-PCR जाँच के और उसके बीच में जितना भी समय मिलता है आखिर वो व्यक्ति कहाँ जाए। और इसी तरह से ऐसी भी कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि जल्दबाजी में जो जिन लोगों की डेथ हो रही है, वो कई जगह ऐसे मामले सामने आए कि जहाँ पर डेड बॉडी एक्सचेंज हो गई है, किसी एक डेड बॉडी कहीं चलेगी, एक कहीं चलेगी। इस तरह की तमाम चीज़ें ना, दून मेडिकल कॉलेज यहाँ सबसे बड़ा कॉलेज है, दून हॉस्पिटल उसी के मातहत आता है, वहाँ सिफारिश के बगैर आपको कोई बेड मिलने वाला नहीं है, और मुझे लगता है वहाँ की उपलब्धता भी खत्म हो गई है। सरकार लगातार दावे कर रही है, हेल्थ सेक्रेटरी ने आकर ब्रीफिंग की, मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं, और तमाम जो दूसरे जो लोग हैं, शासकीय प्रवक्ता हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से तेजी के साथ यहाँ पर कोरोना पैर पसार रहा है, मुझे नहीं लगता सरकार ने जितने इंतजाम किए हैं वो काफ़ी होंगे। तो वो सारे इंतजाम अभी नाकाफ़ी लग रहे हैं, और मुख्यमंत्री भले ही दावा करें, और जो मेडिकल सर्विसेज की, जो हेल्थ सर्विसेज की यहाँ पर स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और यहाँ की बात आप छोड़ दीजिए, देहरादून में जिस तरह का हाल है, ऊपर जाइए जहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर मरीजों के लिए किस तरह की कितनी सुविधाएं हैं। वहाँ असली सवाल वो है
कि पिथौरागढ़ में, धारचूला में, इधर उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली में वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं। मरीज तो पहाड़ में भी आ रहे हैं, वहाँ पर इतनी भी कैपेसिटी के हॉस्पिटल नहीं है जो जितने देहरादून और हरिद्वार में, और यहाँ स्थिति वाकई लगातार ये खौफनाक होती जा रही है। बिल्कुल, यानी देखिए स्थिति खौफनाक हो रही है और उतनी ही खौफनाक रफ्तार से जो कोरोना है वो बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है। नीतीश, मैं बनारस की बात कर लूं तो देखिए 1637 नए केस वाराणसी में सामने आए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा और खौफनाक आंकड़ा है। रुक नहीं रहा है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल कोई नया कदम उठा रहा है प्रशासन ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और वहां पर स्थिति को कंट्रोल में किया जाए? प्राची, अगर बात कर ले तो जो दावे हैं वो तो तमाम हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जनता को जागरूक कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर आपको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा। आप अगर फ़ोन करने जाएं तो वो फ़ोन उठते नहीं हैं, उठ जाएं तो कट जाते हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था फेल नज़र आ रही है। अभी तक के कोरोना इंतज़ाम फेल है लगभग। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर आज तक की बात कर दें तो आज तक प्रशासनिक इंतजाम जमीन पर नाकाफी साबित हुए हैं। मरीज परेशान हाल हैं और उनकी सुनवाई कोई करने वाला नहीं है। मरीज कहे तो एक तरह से चित्कार के रोते हुए नजर आ रहे हैं। प्राची, हालत ये है कि कोरोना के इस काल में जिस तरह से प्रशासनिक मिसमैनेजमेंट की स्थिति बनारस में दिखाई दी, वो अधिकारियों को शेम कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ही नहीं कर पाए, ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि आगे क्या करना है, क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है। इनको ये अंदाज़ा हो ही नहीं पाया। अगर इनको ये अंदाज़ा नहीं हो पाया तो शायद ये अधिकारी किस स्तर पे कहलाने योग्य हैं, ये कहना कहीं ना कहीं अनुचित होगा, लेकिन आम जनता की राहत के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखना ये होगा बिल्कुल, लेकिन वो व्यवस्थाएं कब होंगी नीतीश, यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत देर हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और इसी चक्कर में बहुत सारी जानें भी चले जा रही हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपसे सवाल मेरा ये है, देखिए हम व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें लोगों के लिहाज से भी एक सवाल आपसे करना होगा कि बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के भीतर है और बहुत सारे सवाल दर्शकों के आते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कोविड का टेस्ट कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनमें सिम्टम नहीं है, कई ऐसे हैं जिनमें सिम्टम भी आ रहे हैं लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है आरटीपीसीआर वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन सिम्टम पूरे कोरोना वाले हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या करें लोग? देखिए, हम लोग पूरे टाइम हेल्पलाइन से जुड़े हैं, पूरे आईएमए के डॉक्टर्स और मरीजों को बता रहे हैं कि इवन स्लाइटेस्ट फीवर, कोल्ड में आप प्लीज कोविड एंटीजन जरूर कराएं, और अगर कोरोना के लक्षण लग रहे हैं, जरूरी नहीं है आरटीपीसीआर नेगेटिव है, पेशेंट को हमने सीएमओ साहब से अपील करी है कि ऐसे पेशेंट्स को भर्ती जरूर करें, क्योंकि उस स्टेज में उनको पकड़ के ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब ज्यादा डिले हो जाता है तो मरीज इरिवर्सिबल होता है, और हमारे अभी समय ना वेंटिलेटर है ना बाईपैप्स, इतने सारे, उस चक्कर में बहुत सारे पेशेंट्स की जांचें जा रही। तो इसलिए हम लोगों ने ये अपील करी है कि पेशेंट के आरटीपीसीआर नेगेटिव होने पे भी उनको एडमिट किया जाए, और किया जा रहा है एडमिट। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे पेशेंट्स को जो है वो एडमिट किया जाए ताकि उनके सामने परेशानी ना हो। शुक्रिया डॉक्टर नीलम मिश्रा। पेशेंट, हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट जो भी आ रहे हैं उन सबको हम लोग राय दे रहे हैं कि अगर बिल्कुल, देखिए अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उनको इलाज मिलना चाहिए। डॉक्टर नीलम मिश्रा, कोई खतरा नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ ले लें, आप लोग ठीक हो जाएंगे। तो पूरा उसका प्रोटोकॉल हम लोग समझा रहे हैं, और बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स पर ही जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नीलम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरीके से हालात को काबू में लाया जा रहा है। इस बीच खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में हर नागरिक का योगदान है। जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें, पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना हो, इसे कड़ाई से लागू किया जाए। तो ये अपील की है आम लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि देखिए जो कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जो साप्ताहिक बंदी की जा रही है, उसका पालन करें, जागरूकता के साथ उसका पालन करें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और चलिए एक बार फिर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे और उत्तराखंड का हाल हम जान लेंगे। अजीत राठी वहां से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं।
अजीत, देखिए उत्तर प्रदेश में तो लगातार अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, जागरूक रखने की बात की जा रही है और जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी रोड मैप तैयार कर लिया है कि अब 18 साल से ऊपर तक के जो लोग हैं उन्हें फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर उत्तराखंड में किसी प्रकार की कोई चर्चा हो रही है कि किस तरीके से 1 मई से प्रोग्राम शुरू होगा? प्राची, देखिए अभी जो जिस तरह से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी आज ही कैबिनेट हुई और वहाँ पर इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कल या परसों के भीतर कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जा रही है और जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम के लिए एक भारत सरकार ने जो अपनी मंजूरी दी है या उन्होंने जो अपनी एक योजना बनाई है उसको अमली जामा पहनाने के लिए कल या परसों में यहाँ भी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। उसमें किस ढंग से हेल्थ सर्विसेज को आगे बढ़ाया जाएगा, किस ढंग से वैक्सीनेशन का अभियान आगे बढ़ाया जाएगा, तो उस मामले में चर्चा होनी है। और चूँकि ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेंडेमिक का समय है इस तरह से, तो मंत्रिमंडल में इस बात को लेकर के निर्णय होना है। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू होने वाला है और ये कल या परसों के भीतर ये अपनी रणनीति का खुलासा उत्तराखंड सरकार कर देगी। और अभी आपने देखा होगा, चूंकि आप खुद भी गवा रही हैं महाकुंभ में, और महाकुंभ में जिस तरह से भीड़ जुटी थी, तो महाकुंभ हरिद्वार भी एक अपना हॉट स्पॉट बन गया है। वहाँ पर लगातार अखाड़ों में, आश्रमों में संत जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको देहरादून राजधानी का हाल आपको बता दिया है कि राजधानी किस तरह से जल उठी है, यहाँ पर किस तरह से कितने बड़ी संख्या में हर रोज़ केसेज आ रहे हैं और यही हाल नैनीताल और दूसरे पर्वतीय क्षेत्र जिलों का है। तो सरकार दावा कर रही है, जैसा अभी हमारे दूसरे साथी भी बता रहे थे कि दावा तो हो रहा है लेकिन उसका जमीनी हकीकत क्या है वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। और मरीज ये बिल्कुल, और जमीनी हकीकत दिखाने के लिए आप तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कि हालात बिल्कुल इतर हैं जैसे बताए जा रहे हैं, उससे आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी में जमीनी हालात क्या हैं, इसका हमारे संवाददाता नीतीश कुमार पांडे ने अस्पताल का जायजा लिया, जहां हर मरीज की तीमारदार की अलग अलग दिक्कत दिखाई दी। कोरोना के नाम पर खुलेआम लूट, इलाज नहीं हो रहा है लेकिन आम जनता परेशान हाल है। निजी अस्पताल बेईमानी कर रहे हैं और ये पीड़ित हैं। आप देखिए, काशी के ये पीड़ित हैं, इन्होंने अपने परिजनों को अस्पताल में एडमिट किया, लाखों का खर्च उठाया और आज ये दुखी हैं, ये शिकायत कर रहे हैं। नाम जानेंगे आप? रोहित गुप्ता। रोहित, क्या हुआ? मेरा जीजा एडमिट थे योरियाना में, उनको कहा था कि वेंटिलेटर पे रखेंगे मगर वेंटिलेटर था ही नहीं उनके पास, और वो सादा ही बेड पे रखे थे और वो वेंटिलेटर का पैसा भी ले रहे थे। पैसा कितना जमा किया? करीब 90,000 करीब। हमने अपने एक मित्र हैं, उनके पिताजी का जो है तबीयत बहुत ख़राब हुआ, लेके गए, तमाम हॉस्पिटलों में दौड़ते रहे, वो एडमिट करने को तैयार नहीं थे। हमने कहा कि एंटीजन टेस्ट निगेटिव था, RT-PCR करने की मांग की, उन्होंने साफ नकार दिया आप जाइए बाहर से करवा के निगेटिव रिपोर्ट लेके आइए या पॉजिटिव जो भी है आप RT-PCR का रिपोर्ट लेके आए, एंटीजन पे हमें भरोसा नहीं है। खर्चा कितना लग रहा है? खर्चा कितना? अगर आप वहाँ एडमिट कराने जाते हैं मरीज को तो क्या प्राथमिक तौर पे क्या कहते हैं? वर्तमान परिस्थिति ये है कि जिसके पास पैसा है वो भी मजबूर है, उनके पास भी जो है इलाज के लिए जो है जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं के बराबर है। तो काशी के जो निजी अस्पताल हैं वो इस कोविड काल में आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और जनता उम्मीदज़दा है। होंगे और कैसे बेहतर होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा। नीतीश, आपकी देखिए रिपोर्ट हमने दिखाई, आपने बताया कि हालात वहां पर कैसे हो गए हैं। वो तब है, ऐसे हालात तब है नीतीश जब खुद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। आज जब वो संबोधित करने वाले हैं देश को, तो उनकी संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या कुछ उम्मीद है प्रधान सेवक से? प्राची, अगर बता दे तो प्रधान सेवक काशी के सांसद भी हैं और इसी नाते काशी की जनता को उनसे खास तौर पर उम्मीदें रहती हैं। बीते दिनों काशी का हाल जाना था प्रधानमंत्री ने, अधिकारियों के पेच कसे थे प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके बाद का अब ये जो परिणाम दिखाई दे रहा है कि बेड 2.5 गुने हो गए हैं। शायद जनता को उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो एक बार फिर से जो अधिकारी हैं वो जगेंगे, जमीन पर काम होगा और अधिकारियों में फिर से एक बार वही डर आएगा कि अगर काम नहीं किया तो प्रधानमंत्री को, काशी के सांसद को जवाब कौन देगा। जनता उम्मीदज़दा है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है प्राची वो यही है कि निजी अस्पताल काशी में बेलगाम है। निजी अस्पतालों की लूट मार जारी है,
बेखौफ होकर ये लूट रहे हैं। आप किसी भी निजी अस्पताल में अपने मरीज को लेकर अगर जाते हैं तो वहां पर आपको शुरुआती दौर में 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक शुरुआती दौर में ही जमा कराए जाते हैं, जबकि नियम है कि आप 20,000 के भीतर 18,000 अगर बात करें तो कोविड अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए लगभग 18 या 19,000 रुपए का ये नियम है, लेकिन उसके इतर 50, 60, 70,000, 1 लाख तक ले रहे हैं ये सब। लेकिन इसके लिए कोई भी तंत्र, अगर बता दें प्रशासनिक तंत्र से जब इस पर बात करिए तो चुप्पी साध रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन इन निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए कोई भी प्रशासनिक अमला अभी तक तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल नीतीश, नहीं दिखाई दे रहा है। वही हम कह रहे हैं कि शहर बदल रहे हैं, राज्य बदल रहा है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। नितिन, ताजनगरी आगरा की बात करें तो हमने देखा था जब पहली लहर आई थी तो आगरा हॉटस्पॉट बन गया था, सबसे ज्यादा यहाँ पर केस आए थे। उससे कुछ सबक ले रहा है यहाँ का प्रशासन या वही जस का तस रवैया है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए पहले फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना से दूसरे वेव की बात की जाए तो पूरी तरह से कहा जाए कोई सबक नहीं है, व्यवस्था ध्वस्त है। और जैसे कहा जाता है कि वेदों के देश में वेदना नहीं संवेदना होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी बनारस से बता रहे हैं यही हाल आगरा का है। करीब 22 अस्पतालों को कोविड के लिए घोषित कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जितना बड़ा अस्पताल उतना ही बड़ा लुटेरा बना हुआ है। ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है कि L1 कैटेगरी का जो भी अगर पेशेंट होगा तो 10,000, L2 का 15,000 और L3 कैटेगरी का पेशेंट को 18,000 से ज़्यादा एक दिन का खर्चा नहीं होना चाहिए।